नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो अपनी क्लास चल रही थी परसेंटेज की। तो परसेंटेज में आज नेक्स्ट टॉपिक चलेगा, नेक्स्ट टाइप चलेगा। तो टाइप होगा आय और व्यय पर आधारित प्रश्न चलेंगे इसमें। तो और जिन साथियों ने अभी तक पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो वो लोग भी पिछली क्लास देख लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आने वाली क्लासें जो हैं वो आपको नियमित समय पर मिलती रहें। तो चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सवाल लगा हुआ है पहले से ही। तो क्लास अपनी है परसेंटेज की, क्लास है अपनी परसेंटेज की, ठीक है। क्लास है परसेंटेज की और इसमें परसेंटेज परसेंटेज की टाइप कौन सा है इसमें? टाइप है आय व्यय पर आधारित प्रश्न है इसमें। आय और व्यय पर आधारित आय और व्यय पर आधारित इसमें क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, इस पर नंबरिंग कर लेते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो क्वेश्चन फर्स्ट को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है श्रीमान कपूर अपनी कुल आय का 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तदनुसार यदि उनकी बचत 1800 की हो तो उनकी कुल आय रुपए में कितनी होगी। तो यहाँ पर भी कोई भी चीज़ या कोई भी चीज़ मानते हैं तो पूरी 100% मानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर इनकी कुल आय जो मानेंगे वो क्या मानेंगे, 100% मानेंगे। तो परसेंटेज में क्या होता है, कोई भी चीज़ या मानते हैं जो, तो उसको पूरा 100% मानते हैं, 100% कंप्लीट मानते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में उसको परसेंटेज में अलग अलग डिवाइड करते रहते हैं। तो यहाँ पर इनकी कुल आय क्या मानेंगे 100% मानेंगे, ठीक है। तो 100% में से 20% मकान किराए के रूप में खर्च कर देते हैं। तो 100% में से 20% मकान, तो इनकी कुल जो मानेंगे वो मानेंगे 100%, ठीक है। 100% में से 20% मकान किराए के रूप में खर्च कर देते हैं। तो 20% तो इनका मकान का किराया हो गया, ठीक है। उसके बाद में बचा कितना, 100 में से 20 चला गया 80%, ठीक है। 80% बचा, ठीक है। 80% तो इसमें कह रहा है मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं और शेष का 70% घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तो 80% जो बचा है इसका 70% ये घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका 70% जो है वो घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तो 70% कितना बनेगा, कोई भी चीज़ 100% 100 मानिए, 100 में 20% निकल जाएंगे, कितने निकल जाएंगे 20, बचेंगे कितने 80। 80 का 70% निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए कितना होगा, 0 से 0, 0 से 0, तो ये कितना हो जाएगा 8 सत्ते 56, ठीक है। 100% थी, 100% यानी कि 100 कोई भी वस्तु थी, एंड वस्तु क्या यहाँ पर उनकी आय जो थी वो 100% मानी है, उसमें से 20% निकल गया, या ये कहिए कि 100 मानी है, 100 यूनिट मानी है, उनकी आय जो मानी है वो 100 यूनिट मानी है। 100 यूनिट में से 20% मकान किराए के रूप में खर्च करते हैं, यानी कि 100 में से 20 रुपये वो मकान के किराए के रूप में खर्च करते हैं। अब उनके पास शेष कितना बचा, 80%, वो 80 यूनिट बचा है, ठीक है। 80 यूनिट का 70% वो घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। 80 का 70% वो घरेलू चीज़ों पर खर्च करते हैं। तो 80 यूनिट का 70% निकालेंगे तो निकल के आएगा 56%, ठीक है। तो 56% ये हो गया, प्लस 20% वाला हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया ये, टोटल हो गया 76%, टोटल हो जाएगा ये 76%, ठीक है। माना कितना था 100%, 100 माना था कोई भी यूनिट, 100 में से 76 चला जाएगा, कितना बचेगा 24, ठीक है। और क्या कह रहा है इसमें, तदनुसार उनकी बचत 1800 रुपये है। तो ये जो थी उनकी, ये यूनिट में बचत निकल के आई, 24 यूनिट बचत निकल के आई है। और 24 यूनिट बराबर क्या दे रखा है, 1800 रुपये। 24 यूनिट बराबर क्या दे रखा है, 1800 रुपये, ठीक है।
तो 1 यूनिट बराबर क्या आएगा 1800 बटे में 24। इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ 6 से काटिए, 6 3 18, 0 0, 6 चौक 24, फिर 4 को 300 काटेंगे तो हो जाएगा 4 7 28, बचेगा 2, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20। ठीक है, तो ये 1 यूनिट बराबर कितना निकल के आएगा, 1 यूनिट बराबर निकल के आएगा, 1 यूनिट बराबर 75 निकल के आएगा। चाहिए कितना है हमको 100 यूनिट बराबर, यहाँ पर कितना चाहिए 100 यूनिट बराबर चाहिए, तो 100 यूनिट चाहिए है तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 यूनिट बराबर चाहिए तो 100 यूनिट 75 गुणे 100, तो ये कितना हो जाएगा 7500, तो ये हो जाएगा 7500। तो यहाँ पर देखिए उनकी कुल आय रुपए में कितनी थी 7500 रुपये कुल आय थी रुपए में उनकी। तो कोई भी यहाँ पर जब किसी की भी आय वगैरह मानते हैं तो क्या मानते हैं 100 यूनिट मानते हैं। 100 यूनिट का 20% कितना हो जाएगा, 100 का 20% हो जाएगा 20। ठीक है, बचेगा कितना 80, 80 का 70% कितना हो जाएगा 56, 56 प्लस 20 76। ठीक है, 76 यूनिट हो गया। यहाँ पर कोई भी चीज़ मानते हैं तो 100 यूनिट मानते हैं, तो ये हो गया 76 यूनिट। ठीक है, 100 यूनिट में से 76 यूनिट चले गया, खर्च हो गया, बचा कितना टोटल 24 यूनिट। 24 यूनिट एक्चुअल वैल्यू कितनी है 1800, 24 यूनिट की वास्तविक मान कितना 1800 रुपये। तो 1 यूनिट बराबर निकल के आएगा 75, और 100 यूनिट चाहिए हमको जो उनकी मूल आय मानी थी, तो ये कितना हो जाएगा 75 × 100 बराबर हो जाएगा 7500। तो ये कितना हो जाएगा 7500। तो ये आपका फर्स्ट सवाल इस तरीके से हो जाएगा। इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं आगे। सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल 2 क्या है यहाँ पर, एक आदमी अपनी आय का 24% मकान के किराए पर तथा 62% अपने परिवार पर व्यय करता है। कोई भी मानेंगे 100। ठीक है, सेकंड सवाल है यहाँ पर 100 मानते हैं, कोई भी चीज़ होती है 100%, 24% मकान के किराए पर, 62% अपने परिवार पर व्यय करता है तथा शेष आय की बचत करता है। यदि उसकी बचत 6300 हो तो उसकी कुल आय है। तो 24% प्लस 62% बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर 6 और 8 86%। ठीक है, 100% में से 86% चला जाएगा, कितना बचेगा 40%। ठीक है, 100 यूनिट में से 86 चला जाएगा, 100 में से 86 जाएगा, बचेगा 40%। तो 40% बराबर कितनी बचत दे रखी है उनकी 6300। 40% बराबर दे रखी है 6300। ठीक है, एक्चुअल में उसकी वैल्यू दे रखी है 6300, यूनिट में है 14 यूनिट। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर निकल के आएगी 6300 बटे में 14। इसको काटेंगे, 7 से काटिएगा तो ये कटेगा 7 नेम 63। ठीक है, 0 7 दूनी 14, 2 से काट देंगे, ये आ जाएगा 450। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आएगी 450। अब चाहिए हमको क्या है 100 यूनिट के बराबर 100% चाहिए। ठीक है, ये तो 1% की निकल के आएगी, चाहिए हमको 100% की है। तो इसमें 100% में क्या करेंगे 450 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4500। तो ये कितना हो जाएगा 45,000 रुपये वैल्यू इसकी निकल के आ जाएगी। तो ये क्या आंसर हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा आपका 45,000। 1% बराबर 450 है तो 100% बराबर हो जाएगी 45,000। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन देखते हैं अगला, थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन है, राम का व्यय और बचत 3:2 के अनुपात में है। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है और उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है। तो इसको रफ कर देते हैं यहाँ पर, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, राम का व्यय और बचत, व्यय और बचत का अनुपात कितना है। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, बचत मतलब सेविंग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे व्यय
व्यय और बचत। व्यय का अनुपात कितना है 3, बचत का कितना है 2, 3:2 में, ठीक है। व्यय 3 है, बचत 2 है, तो कुल आय कितनी होगी? आय कुल कितनी होगी? आय कुल हो जाएगी 3 2 5। जब टोटल आय 5 यूनिट होगी तभी तो 3 यूनिट उसमें से खर्च करेगा, 2 यूनिट उसमें से बचाएगा, ठीक है। तो टोटल हो जाएगी आय 5। उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर देखिए आय कितना है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट में 10% की वृद्धि निकालेंगे तो पॉइंटों में जाएगा। लेकिन हमको सवाल को जल्दी से हल करना है, तो जल्दी से जल्दी हल करने के लिए क्या करेंगे, हमको कुछ ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, रखनी चाहिए अपनी तरफ से, जो ये सवाल जो है वो पॉइंटों में ना पहुंचे, जिससे कि कैलकुलेशन कैसी हो, ज़्यादा लेंथी ना हो, आराम से हो सके। तो इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हम मान लेते हैं अपनी तरफ से, सभी में 2 2 जीरो लगा लेते हैं, ठीक है। सभी में 2 2 जीरो बढ़ा लेते हैं। तब यहाँ पर देखिएगा सभी में 2 2 जीरो लगाने पर क्या हो गया, इनका जो अनुपात था वो तो सेम ही रहा। देखिए यहाँ पर 500 300 200 डिफरेंस भी बराबर ही आ रहा है, इनका अनुपात सेम रहना चाहिए, इनका अनुपात सेम है। उसके बाद आप इसमें कुछ भी चाहे तो गुणा भाग कर सकते हैं, लेकिन अनुपात जो है तीनों का वो सेम रहना चाहिए। 500 300 200 अनुपात तीनों का सेम है जो पहले था। यहाँ पर 0 से 0 हटा देंगे तो वही आएगा 2 3 5, ठीक है। ये अपनी तरफ से क्यों लगाएं, क्योंकि हमको कैलकुलेशन को सरल बनाना है। क्योंकि 10% की वृद्धि होती है उसकी आय में 10% की, यानी कि 500 में 10% की वृद्धि करोगे तो ये हो जाएगा 550। उसके बाद क्या है, उसका व्यय भी 12% बढ़ जाता है। व्यय 12% बढ़ाओगे, 300 का 12% बढ़ाओगे तो हो जाएगा 336। 12% बढ़ाओगे 336 हो जाएगा। उसकी बचत में कितनी वृद्धि होती है, तो यहाँ पर देखिए पहले 500 उसकी आय थी, 300 व्यय करता था। 10% आय में वृद्धि हुई तो उसकी आय कितनी होगी 550। 12% उसकी व्यय में वृद्धि हुई तो अब कितना हो गया टोटल 336, ठीक है। अब बचत देखनी है उसकी कितनी आएगी, तो बचत देखने के लिए अब क्या करेंगे, 550 में से 336 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 14 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो 14 की वृद्धि हुई है किसमें, बचत में, ठीक है। 14 की वृद्धि हुई बचत में, तो इसमें 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 214, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 214, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 214। आय पहले 500 थी, 10% की वृद्धि करने पर 550 हो गई। व्यय पहले 300 करता था, 12% की वृद्धि की तो 336 हो गई। बचत पहले जब 500 आय थी, 300 व्यय था, तब बचत थी 200 रुपये। अब 550 आय है, व्यय है 336, अब बचत कितनी हो रही है 214 रुपये। तो यहाँ पर देख सकते हैं बचत में क्या हुई है, बचत में बढ़ोतरी हुई है या वृद्धि हुई है। बचत में कितने की वृद्धि हुई है, अब देखिएगा यहाँ पर बचत में 14 की वृद्धि हुई है, कितने पर, इनका डिफरेंस देखिए 14 आ रहा है। 14 की वृद्धि हुई है कितने पर, 200 पर। इसको परसेंट में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 2 सत्ते 14 बराबर 7%। तो पूछा क्या गया है कि उसकी बचत में कितनी वृद्धि हुई है, तो बचत में उसकी 7% की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो बचत में उसकी 7% की वृद्धि हुई है। तो इसी तरीके से अनुपात वाले सवाल हैं, व्यय और बचत वाले, वो इस तरीके सारे के सारे सवाल हल हो जाएंगे आप लोगों के। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। ये क्वेश्चन था थर्ड। क्वेश्चन 4 देखते हैं यहाँ पर। अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर भी देखिए 75% है, 75% की फ्रैक्शन बनाएंगे तो बनेगी 3/4 बनेगी, ठीक है। ये पिछली क्लास में हम बता चुके हैं, नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो ओरिजिनल मान होता है या मूल मान होता है या सामान्य मान होता है। तो ये कितनी हो जाएगी, ये अपनी आय का 75% खर्च कर देता है, तो ये तो उसकी आय हो जाएगी, ठीक है। ये उसका व्यय हो जाएगा, ये आय हो जाएगी और ये व्यय हो जाएगा। तो अपनी आय का 75% यानी 4 रुपये कमाता है तो उसमें से 75% यानी 3 रुपये खर्च कर देता है उसमें से। अगर 400 कमाता है तो 300 खर्च कर देता है उसमें से, ठीक है। इसी तरीके से अब यहाँ पर क्या करेंगे,
यहाँ पर लिख लीजिए आय, यहाँ पर लिखिए व्यय, यहाँ पर लिखिए बचत। ठीक है, आय कितनी है 4, व्यय कितनी है 3, तो बचत कितनी होगी, बचत होगी 1। ठीक है, आय 4 है, व्यय 3 है, 4 रुपये कमाते हो, 3 रुपये खर्च करते हो, तो कितना बचाते हो 1 रुपये, 1 बचत है। ठीक है, इसमें 20% की वृद्धि करनी है। तो हमने बताया सवाल को, कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 0 लगाएं, क्योंकि कैलकुलेशन सरल हो जाए। अगर पॉइंटों में भी करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, इस तरीके से करेंगे तो भी सेम आएगा। अगर 1 0 लगाकर करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, चाहे 3 0 लगा के करो आंसर वही आएगा, चाहे 5 0 लगा के करो आंसर वही आएगा। ठीक है, लेकिन अपनी कैलकुलेशन को सरल बनाने के लिए यहाँ पर ये 2 0 लगा लिए हैं, और इनका रेशियो जो है वो सेम ही रहता है, चाहे कितने भी 0 लगा लो इसमें आगे। तो क्या होता है इसमें, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर, आय कितनी है, आय ये है, इसमें वृद्धि होगी 20% की, 20% की वृद्धि होगी तो कितने की वृद्धि होगी इसमें 20% की वृद्धि होगी, तो ये कितना हो जाएगा 480। 20% की वृद्धि करने पर ये 480 हो जाएगा। वो अपने खर्च में 10% की वृद्धि कर देता है। अब यहाँ पर आइए खर्च, ये रहा व्यय में क्या है, व्यय में 10% की वृद्धि कर देता है। तो इसमें 300 में 10% की वृद्धि करने पर क्या होगा, 300 में 10% की वृद्धि करेगा तो ये हो जाएगा 330। ठीक है, तद अनुसार उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिएगा 400 पहले कमाता था, 300 खर्च करता था, 100 बचाता था। अब 480 कमाता है, 330 खर्च करता है, 480 कमाता है, 330 खर्च करता है, कितना बचेगा 150। कितना बच रहा है 150। यहाँ पर यहाँ से यहाँ का डिफरेंस निकालिए कितना, पहले 100 बचाता था जहाँ पर, अब वो वहाँ पर 150 रुपये बचा रहा है। तो उसकी आय में, उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, तो कितनी वृद्धि होगी यहाँ पर देख सकते हैं, 50 की वृद्धि हो रही है कितने पर 100 पर, 50 की वृद्धि हो रही है 100 पर। परसेंटेज में करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बराबर क्या आएगा 50। 50% की उसकी बचत में वृद्धि हो रही है। इतना हल करने की भी जरूरत नहीं थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं 100 से 150 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है 100 पर 50 की वृद्धि हो रही है, तो 50% डायरेक्ट आंसर आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो 50% की उसकी बचत में वृद्धि हो रही है, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 सवाल जो थे वो 4 के 4 आपके कंप्लीट हो चुके हैं, और सही तरीके से बिल्कुल एकदम शॉर्टकट मेथड से सारे के सारे कराए गए हैं। आगे सवाल लिखते हैं। सवाल आगे क्या है, सवाल देखिएगा ये वाले। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, यदि उसका मासिक व्यय 6,000 रुपये है तो उसकी मासिक बचत है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर डाल लीजिएगा 5, 6, 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5, 6, 7 पड़ गए हैं। क्या कह रहा है, ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, 20% सेविंग करता है, यानी कि व्यय कितना कर देता है 100% में से 80% वो व्यय कर देता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का देखिएगा, 20% जो है वो व्यय करता है। ठीक है, सॉरी 20% व्यय नहीं करता, 20% सेविंग करता है, 20% वो बचत करता है। 100% में से 20% वो बचत कर लेता है, 100% में से 20% बचत करता है। बचा कितना 80%। 80% वो क्या करता है, व्यय करता है। 80% व्यय तो करता है, लेकिन एक्चुअल में कितना व्यय करता है, एक्चुअल में वो 6,000 व्यय करता है। तो 80 बराबर 6,000। ठीक है, तो 1% बराबर 80% बराबर 6,000। तो 1% बराबर आएगा 6,000 बटे 80, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, बचेगा 4, 8 5 40। तो 1% बराबर वैल्यू निकल के आई 75। 1% बराबर वैल्यू निकल के आई 75। ठीक है,
1% की वैल्यू निकल के आई 75। अब चाहिए क्या है, तो उसकी मासिक बचत है। मासिक बचत कितनी है 20%। 1% की वैल्यू निकल के आई 75, तो मासिक बचत 20% इंटू 75 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 75 दूनी 150 यानी कि 1500। तो मासिक बचत कितनी हो जाएगी उसकी 1500। इसी क्वेश्चन में अगर वो पूछ लेता कि उसकी आय कितनी है, मासिक आय कितनी है, तो 100% इंटू 75 में करते तो 75, तो ये 7500 रुपये की आ जाती है उसकी मासिक आय। 7500 रुपये मासिक आय आ जाती है उसकी। लेकिन पूछा क्या था उसमें, मासिक बचत, तो मासिक बचत उसकी क्या है 1500 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 6 है, 2500 लोगों में से केवल 60% में बचत करने की आदत पाई गई है। 2500 लोग हैं, उनमें से केवल 60% ऐसे लोग हैं जो बचत करते हैं। यदि उनमें 30% बैंक में बचत करते हो, 32% डाकघर में और शेष शेयरों में, तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी है। 2500 है, 2500 में 60% की बचत करने की आदत पाई गई है। 2500 का 60% बनेगा 1500। ठीक है, 2500 का 60% 1500। 1500, अब 1500 को क्या मानेंगे, इसको 100% के बराबर। फिर पुनः इसको 100% के बराबर मान लेंगे, क्योंकि अब इसमें से हमको निकालना है कि 30% बैंक में बचत करते हैं और 32% डाकघर में। ठीक है, तो इसको क्या मान लेंगे 100% बराबर है, हम मान लेंगे किसको 1500 को। ठीक है, दोबारा इसको, अब इसको क्या करेंगे, 30% तो बैंक में करते हैं प्लस 32% डाकघर में करते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 62%। 100% में से 62% तो ये हो गए, तो डाक शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, तो जो शेष शेयरों में जमा करते हैं तो उनका कितना हो जाएगा। 100% में से जब 62% घटाओगे तो बचेगा 38%। ठीक है, 38%, तो 1500 का 38% निकालेंगे, जब 1500 का 38% निकालेंगे, 1500 में से शेयर धारकों की संख्या निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 15 8 120 की 0, 15 3 45, 45 और 12 कितना हो जाएगा 57, 45 12 57। तो शेयर धारकों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी 570। तो शेयर धारकों की संख्या आ जाएगी 570। शेयर धारकों की संख्या आ जाएगी 570। क्वेश्चन अगला देखते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 रुपये है तो पूंजी है तो एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग कितने पर 7% पर और 1/4 भाग 8% पर और शेष 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 है तो उसकी पूंजी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कुल आय कितनी हो जाएगी उसकी, कुल आय हो जाएगी 12। 12 क्यों हो जाएगी, क्योंकि 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12, तो कुल आय मान लेंगे 12। ठीक है, अब 12 का 1/3% निकालोगे तो यहाँ पर देखिए 12 का 1/3 निकल के आएगा 4। ठीक है, अब 12 का 1/4 निकल के आएगा 3। ठीक है, तो 1/4 निकल के आएगा 3। ठीक है, तो वो क्या करता है 4% आय जो है वो 7% पर निवेश करता है। 4% आय 7% पर निवेश करता है प्लस 3 1/4 जो उसकी आय है 1/4 12 के निकल के आई 3 को वो करता है 8% पर निवेश, 8% पर निवेश। कुल आय उसकी कितनी है 12। 4 और 3 7 तो ये हो गई, 4 को वो करता है
1/3% पर 3 भाग को करता है 1/4% पर। बचा कितना, 12 में से 7 जाएंगे तो बचेगा 5। तो 5 यूनिट को वो करता है 10% पर, जो शेष बची हुई है उसकी वो करता है 10% पर निवेश। ठीक है, उसको 10% पर निवेश किया। यदि उसकी वार्षिक आय 561 है तो पूंजी है, तो वार्षिक आय उसकी क्या है 561 है। इन सबको मिलाकर उसकी आय क्या है 561 है, वार्षिक आय हो जाती है। अपनी आय का 12 पर उसकी आय कुल क्या है उसकी कुल आय कितनी है 12 में 4 को वो 7% पर, 3 को वो 8% पर और 5 को वो 10% पर निवेश करता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर उसको जो है कितना आय होती है उसकी 561 रुपए। तो उसकी कुल पूंजी बतानी है कितनी पूंजी है। तो यहाँ पर देखिएगा क्या करेंगे, एलसीएम लेके 100 को कॉमन कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 7 चौक 28 प्लस 8 तियां 24 प्लस 5 है 50 बराबर 561। ठीक है, 28 24 50 ये कितना हो जाएगा 28 24 50 28 24 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 4 12 की 2 8 4 12 की 2 हासिल लगा 1 5 4 9 और 1 10 102 बराबर ये 100 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है 102 यूनिट बराबर इतनी है, तो 1 यूनिट बराबर कितनी आएगी बराबर 102। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितनी आएगी 102। एक यूनिट बराबर कितनी आएगी 102। जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 550। इसको डिवाइड करेंगे वैल्यू आएगी 550। 1 यूनिट बराबर आ गई 550। हमको चाहिए कितनी है कुल आय का कितना यूनिट है 12 यूनिट। ठीक है, तो 550 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी कुल आय आ जाएगी कितनी 0 12 पंचे 60 की 0 ऐसे लगा 6 12 पंचे 60 66। तो कुल आय आपकी आ जाएगी 6600। तो कुल आय कितनी आ जाएगी 6600। तो उसकी कुल पूंजी हो जाएगी 6600 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फिर से समझिए एक बार इस क्वेश्चन को। एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, 1/4 भाग 8% पर और शेष जो भाग बचता है उसको 10% पर निवेश किया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/3 और 1/4 को हमने एलसीएम लेके उसकी कुल आय मान ली है 12। ठीक है, उसकी कुल आय मान ली हमने 12 मानी है इन दोनों का एलसीएम लेके। ठीक है, तो कुल आय हो गई 12 का 1/3 निकालोगे तो 4 यूनिट निकल के आएगा। 12 का 1/4 निकालोगे 3 यूनिट निकल के आएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे 4 और 3 7 हो गए, 12 में से 7 यूनिट ये हो गए तो कितना बचेगा 5 यूनिट। तो 4 यूनिट को वो 7% पर निवेश करता है, 3 यूनिट को वो 8% पर निवेश करता है और बचा हुआ कितना है 5 यूनिट। 5 यूनिट को वो 10% पर निवेश करता है। उसके बाद में उसकी वार्षिक आय जो होती है वो 561 रुपये होती है टोटल। तो यहाँ पर 100 का एलसीएम लेके इसको कॉमन कर लिया 28 प्लस 24 प्लस 50। ठीक है, 7 चौक 28 3 8 24 5 9 50 इसको। तो क्या करेंगे 28 24 50 को जोड़ा तो 102 आ गया। 100 को उस तरफ ले जाएंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 102 यूनिट बराबर कितना है 56,100। ठीक है, उसके बाद में 1 यूनिट बराबर कितना निकलेगा 56,100 के बटे 102। 102 से 56,100 काटेंगे तो आएगा 550। 1 यूनिट बराबर आएगा 550, लेकिन हमको चाहिए कितनी है कुल आय कितनी है 12 यूनिट के। तो 550 में 12 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6600 रुपये। तो उसकी कुल पूंजी हो जाएगी 6600 रुपये। आगे सवाल देखते हैं और